नमस्कार भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केती। रियल इशू में बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब फैसलों की रफ्तार भी तेज हो गई है। नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कई बड़े ऐलान किए, जिनका सीधा असर राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आम जनता की सुविधाओं पर पड़ सकता है। डॉक्टर आशीष आंडा जी, आप किस तरह इन बातों का जवाब देंगे? जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपकी बातों के जवाब देने से पहले मैं कांग्रेस के लर्नेड फ्रेंड जगदीप भाई की कुछ बातों का जवाब दूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जगदीप भाई की नॉलेज इतनी वास्ट है तो अक्सर टॉपिक ही भूल जाते हैं। आज का टॉपिक था कि शुभेंदु भाई ने, सीएम शुभेंदु जी ने जो पहली कैबिनेट मीटिंग की उसमें जो फैसले किए, क्या वो फैसले बंगाल या देश के लिए स्वागत योग्य हैं या नहीं। तीन खास मेहमान हो चुके हैं और उनसे हम इन बातों को समझें कि और क्या अब बदलाव आने वाले हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशीष आंडा है हमारे साथ भाजपा से, जगदीश सिंह जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, और डॉक्टर अभिषेक अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं साहिल जी, मैं कहूंगा, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो शुरू में मैंने कही थी और हमारे लर्नेड फ्रेंड ने भी दोहराई कि भाई जगदीप जी ये भूल जाते हैं, ये अभी भी उसी जगह पे अटके हुए हैं टाइम लैग में। ये सोच रहे हैं अभी इलेक्शन हुए नहीं है तो शुभेंदु अधिकारी को भला बुरा कहेंगे, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। भैया वो टॉपिक खत्म हो गया। अभी वो आपकी बात जनता ने मानी या हमारी मानी, वो निष्कर्ष आ गया, वो वोटिंग के रिजल्ट आ गए, अब वो जीत गए, अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब इस बारे में आज का टॉपिक है ही नहीं, बार बार इनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, मैं चाहूंगा कि कम से कम इनको समझ नहीं आ रहा, पर इनकी ना समझी की वजह से दर्शकों का टाइम बर्बाद ना हो। जो दर्शक ये डिबेट देखने बैठे हैं कि आज की कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले हुए वो देश के हित में है या नहीं, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, इनको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि बैल के आगे, बैल बैल कई बार किया इन्होंने, तो बैल के आगे बीन बजाने से कोई फायदा होता नहीं, इसलिए मैं इनको समझाने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आज की मीटिंग में जो एक अहम फैसला और किया गया वो ये था कि आपके शायद दर्शकों को ये पता भी नहीं होगा कि आज तक वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कैसी सरकार चला रही थी। सेंटर बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के आईएएस आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है। ममता बनर्जी अपने राज्य के अधिकारियों को उस ट्रेनिंग में जाने की अनुमति नहीं देती थी। आज वो सर्कुलर पास किया गया जहां पे, अब इनको चुप कराएंगे आप प्लीज सर, साहिल जी। मैं करूंगा, रुका आपका, मैं पर करूंगा। मैंने समय दिया पूरा, मैंने पूरा समय दिया आपको, मैंने यही दिक्कत होती है जी डॉक्टर जी। जी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आज किए गए जो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल के उन्नति ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं, जो आज किए गए, जिसका जिक्र अभी हमारे लर्नर फ्रेंड ने भी किया कि भाई बीएनएस जो था उसको भी इंप्लीमेंट किया गया, आईपीसी और सीआरपीसी को हटा दिया गया था पार्लियामेंट द्वारा। लेकिन ममता दी कहती है मैं अलग राज्य नहीं चला रही, मैं तो अलग देश बसा के बैठी हूं। तुम अपनी इंडियन पार्लियामेंट में जो मर्जी कानून पास कर दो, मैं अपने यहां पे इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगी। ये उद्दंडता, इस तरह का संविधान का हनन करना, संविधान की कसम खा के संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के एक चीफ मिनिस्टर को शोभा देता है क्या, उसी का दंड वो पा रही हैं। इतना ही नहीं, सेंसस के लिए भी जब जून 16 2025 में नोटिफिकेशन जारी की गई जनगणना के लिए, उस तक को इंप्लीमेंट ममता सरकार ने नहीं किया, जो कि पूरे देश के हर राज्य ने किया। ये कहते हैं हम अपनी मर्जी से चलेंगे। अब बताइएगा, इन सब नोटिफिकेशंस को आज पास किया गया है, और जो पिछले 5 साल में सरकारी नौकरियां नहीं दी गई जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, वो 5 साल भी अपर एज बढ़ा दी गई है उन लोगों की जो अब अप्लाई करना चाहते हैं, जो पिछले 5 साल के अंदर अप्लाई करने के लिए इनएलिजिबल हो गए थे, तो अपर लिमिट को 5 साल बढ़ाते हुए उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई टैप तो लगाना पड़ेगा, 5 साल बढ़ाते के 10 साल बढ़ाते के 15 साल बढ़ाते। तो यानी कहने का मतलब है एक स्वागत योग्य निर्णय आज लिए गए हैं। पॉलिटिकल वायलेंस के जो केसेस थे उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में किए जा रहे हैं। आप बताइएगा कितना बड़ा स्वागत निर्णय है ये। और इतना ही नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी अभी अपडेट मेरे पास आया है कि जितने भी गैर संवैधानिक निकाय, बोर्ड, संगठन
और सार्वजनिक उपकरणों में नियुक्त किए गए थे मनोनीत सदस्य और निदेशक और अध्यक्ष। किसके द्वारा? इस टीएमसी सरकार द्वारा भाई भतीजावाद और पक्षपात करते हुए या धर्म के आधार पे उन सभी को इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट कर दिया गया है। जिनकी भी 60 साल के बाद एक्सटेंशन दी गई थी या उनकी रीअपॉइंटमेंट की गई थी, उन सभी पदों को इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट कर दिया गया है। इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। अब सोचिएगा, अगर पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में इतने अहम और इतने गूढ़ फैसले अगर लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इस समय जो सरकार है भाजपा की वेस्ट बंगाल में, वो कमर कस चुकी है कि सोनार बंगला दोबारा वेस्ट बंगाल को कैसे बनाना है, रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि को वापस विश्व में उसकी गरिमा को प्राप्त होते हुए कैसे देखना है, इसके लिए वचनबद्ध है भाजपा सरकार। ये आज के निर्णयों से क्लियर साफ पता चल रहा है। इसके अलावा भी जो जो उन्होंने फैसले किए हैं कि हम आगे करेंगे, आप देखिएगा अगली मीटिंग्स में हम और डिबेट्स में आपके साथ बैठेंगे तो और फैसले भी होते हुए हमें दिखाई देंगे, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। जी साहिल जी। ठीक, डॉक्टर आशीष आडा जी कुछ कह रहे थे आप सर? जी, मैं कह रहा था कि जैसे डॉक्टर अभिषेक ने अभी बताया, तो मैं उनको और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया जा चुका है, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये तो हमें सबको पता है कि जो इतने टाइम के गड्ढे हैं वो एकदम से तो भरे नहीं जाएंगे, इट टेक्स टाइम। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जब तक वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, जब तक वहां पे लोगों को जो हमने वादा किया है 1 करोड़ स्वरोजगार नहीं मिलेगा, जब तक जो हमने वादा किया है पहले 45 दिनों में 7th वेतन आयोग लागू नहीं किया जाएगा, और जब तक हमने जो वादा किया है महिलाओं को 3,000 रुपए महीना और अनएम्प्लॉयड को भी 3,000 रुपए महीना, ये सब कमिंग डेज में रोल आउट होना शुरू नहीं होगा। क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि युवा विकास, महिला सुरक्षा और संस्कृति की संभाल, इन 3 पिलर्स के ऊपर हम वेस्ट बंगाल को दोबारा से सोनार बंगला बनाने के मिशन पे काम कर रहे हैं। और उसके चलते हुए चाहे चाय बागानों को हमें आगे डेवलप करना पड़े, चाहे आईआईटी आईआईएम जो हमने कहे हैं वो करने पड़े, वंदे मातरम म्यूजियम खोलने पड़े, वो सारे जो हमारे एजेंडा हैं वो सब पूरे होते हुए आप देखेंगे। और जो हमने वादा किया है 6 महीने के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर एक अगला धमाका जो हमने पहले ही बता रखा था, यूसीसी इंप्लीमेंटेशन का भी शुरू हो जाएगा। तो जितने घुसपैठिए हैं, जितने वहां पे इस समय गैर संवैधानिक रूप से वहां पे बसे हुए लोग हैं, उनको पता है कि उनके लिए अब अल्टीमेटम का टाइम आ गया है। और आप ऑलरेडी न्यूज में देख रहे होंगे, हजारों की तादाद में लोग ऑलरेडी खुद से छोड़ छोड़ के वेस्ट बंगाल भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी पहचान जो हमने कहा था कि डिटेक्ट और डिलीट दोनों हम करके रहेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये सब आप देख पा रहे होंगे कि जब बांग्लादेश के वहां के मिनिस्टर्स के भी आपको स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, वहां के पार्लियामेंट के भी आपको वीडियोस दिख रहे होंगे, कि उन लोगों को ये पूरा पूरा आभास है कि एक बड़ी तादाद वापस बांग्लादेश में आने वाली है, जो घुसपैठ करके गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर परकोलेट कर गई थी। लेकिन ये सब होने में थोड़ा समय जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस समय भाजपा सरकार ने वेस्ट बंगाल में एक जबरदस्त शुरुआत की है, मैं उसके लिए उनको बधाई जरूर देना चाहूंगा। और वहां की जनता भी इस चीज को देखेगी कि जिस भरोसे को ध्यान में रखते हुए, जिस मोदी की गारंटी का मान करते हुए उन्होंने ये प्रचंड बहुमत भाजपा को दिया था, वहां भाजपा उन पर राज करने नहीं, मोदी की आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रधान सेवक बन के काम करने के लिए आई है। और वेस्ट बंगाल की जो दशा और दिशा दोनों बदलते हुए आप बहुत जल्दी देखेंगे, इसमें मुझे कोई दो राह नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है, इसके ऊपर एक शब्द भी वो नहीं बोलते हुए, वो बीजेपी के कल्चर, वो शुभेंदु जी की हिस्ट्री और मालूम नहीं क्या क्या कहां से कहां चले गए। उन्होंने अपने समय का जो भी सदुपयोग या दुरुपयोग किया। मैं बात करूंगा, जब ये मोडेस्टी की बात करते हैं, तो आज की डेट में जब राहुल गांधी डीएमके को बैक स्टैबिंग करके ये के साथ सपोर्ट देते हुए उसके शपथ समारोह में पहुंचते हैं, तो समझ में आता है मोरालिटी की बातें क्या कर रहे हैं जब वो वाजपेयी जी का जिक्र करते हैं। उसके बाद जहां पे आप ये समझिएगा, आज की डेट में वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो एक राहत की सांस ले रही है। क्यों ले रही है?
क्योंकि जो भैंस से भूसे का सफर उन्होंने तय किया, जिसके चलते हुए उन्होंने अपना पूरा भरोसा मोदी जी की गारंटीज के ऊपर दिया, क्योंकि मोदी की गारंटी ही गारंटी पूरी होने की गारंटी है। उसका पूरा आज चित्रण देखने को मिल गया, क्योंकि पहले ही कैबिनेट मीटिंग में सीएम शुभेंदु जी ने कुछ अहम फैसले, जिनके बारे में आपने भी जिक्र किया, मैं भी बताऊंगा, उनका वहां पे बताया, तो समझ में आ गया कि पूत के पैर पालने में ही दिखने का क्या मतलब होता है। आप ये समझिएगा कि वो जनता जो पिछले इतने दशकों से पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार के चलन के चलते इनका इस तरीके से, हर तरीके से उनका हनन हो रहा था। आप ही सोचिएगा हमारा संविधान किसके ऊपर चलता है, लॉ ऑफ इक्वालिटी पे, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता को बहुत सारे बेनिफिट जो कि पूरे देश को मिल रहे थे, क्योंकि मोदी जी सेंटर से दे रहे थे, सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि ममता दीदी को ये डर था कि कहीं बीजेपी की वाहवाही ना हो जाए। इसके चलते हुए वेस्ट बंगाल की जनता को उन्होंने उन बेनिफिट से महरूम रखा था। अब वो सारे बेनिफिट उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप समझिएगा कि जो वेस्ट बंगाल है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सिर्फ बांग्लादेश के साथ अगर मैं कहूं तो 600 किलोमीटर का ऐसा है कि अभी तक फेंसिंग नहीं हुई है। अरे घुसपैठिए को अंदर घुसने के लिए 1 किलोमीटर नहीं चाहिए, 1 मीटर जगह चाहिए, उसमें भी घुसपैठिया रेंज के घुस जाता है 1 मीटर जगह में। और यहाँ पे 600 किलोमीटर पे फेंसिंग नहीं होने दी थी ममता दीदी ने, जो कि बीएसएफ को देने का जो वादा था उसको इनिशिएट करते हुए 45 दिन में पूरा हो जाएगा। 11 मई से शुरू होकर ये शुभेंदु जी के अध्यक्षता में निर्णय हो गया है। आप ये सोचिएगा कि जब ठीक है सर, मैंने आपको बताया तो आयुष्मान भारत से लेके जन आरोग्य योजना से लेके कृषि सीमा योजना, पीएम विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला, कुछ प्रमुख योजनाओं का नाम ले रहा हूं जो मिलनी चाहिए थी वहां की जनता को, जो सेंटर दे रहा है, देश भर में दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि ममता दीदी वहां के लोगों को, गरीब लोगों को गरीब, मजलूम को मजलूम, बेचारे को बेचारा बनाए रखना चाहती थी, इसीलिए उनका पतन हुआ, जिसके ऊपर कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं है। वैसे तो ये कहते हैं, इनके राहुल गांधी खुद कहते हैं, ममता दीदी को सलाह देते हैं कि अगर इन्होंने तुष्टिकरण की इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं की थी, अगर इन्होंने ठीक से राज्य किया होता तो बीजेपी को वो जगह नहीं मिलती। लेकिन आज की इस डिबेट में मेरे कांग्रेस के लर्नर फ्रेंड के पास दीदी के बारे में कहने को कुछ नहीं था, जो कुछ कहना था सब बीजेपी को कहने का था, जो वहां की जनता का भला कर रही है। भाई ये प्री इलेक्शन स्पीच नहीं थी आपकी, ये पोस्ट इलेक्शन अब डिबेट है, इसमें ये बताना है कि जो फैसले लिए हैं वो आप सही समझते हो या गलत समझते हो। शुभेंदु अधिकारी कौन था, क्या था, कैसा था, उसको ले जाके बीजेपी ने अच्छा किया बुरा किया, इन बातों का आप कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनता ने आपकी बातों को नकार के हमारे वादों पे विश्वास करके शुभेंदु जी को प्रचंड बहुमत से बंगाल की सत्ता सौंप दी है। ठीक है, आगे डिबेट में बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा मैं, लेकिन अभी अपने थोड़े समय सीमा में रहते हैं, अभी अपनी बात को मैं करता हूँ सर। धन्यवाद आप दोनों का, हमारा जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष आंडा जी आपको धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अलावत आपको धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए।